हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जीके और जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यूपी एसआई आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये जीके और जीएस के दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, ये तीसरा है, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न को पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक, देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है बृहस्पति, बी दिया है शुक्र, सी दिया है मंगल और यहाँ पे जो डी है दोस्तों ये बुध दिया है। तो हमारे सौर मंडल के जो दोस्तों यहाँ पे मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को कौन से ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, मंगल ग्रह को जाना जाता है। और यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी को हम नीला ग्रह के रूप से जानते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। और ये जो दोस्तों यहाँ पे शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी का बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो हमसे पूछा है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। चलिए ऑप्शन बी दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए में दिया है महाभियोग द्वारा, बी दिया है कार्यालय ज्ञापन द्वारा, सी दिया हुआ जनमत संग्रह द्वारा और डी दिया हुआ प्रीवी काउंसिल द्वारा। तो दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको संसद में दोस्तों संसद द्वारा महाभियोग लाकर और राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन ए जो है दोस्तों यही सही हो जाएगा। क्या होगा, महाभियोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और किसके द्वारा, तो संसद में महाभियोग लाकर और राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए दिया है महाभियोग के द्वारा, तो ऑप्शन ए जो होगा यही सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एल नीलो शब्द है। ठीक, एल नीलो शब्द कौन सा शब्द है, तो ऑप्शन एम दिया चीनी, मतलब चीन का शब्द है, बी दिया हुआ अंग्रेजी, सी दिया हुआ स्पेनिश और डी दिया हुआ फ्रेंच। तो दोस्तों जो यहाँ पे एल नीलो शब्द है ये एक स्पेनिश शब्द है। कौन सा शब्द है, स्पेनिश शब्द, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस एल नीलो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस एल नीलो शब्द का अर्थ ये होता है कि स्पेन में जब समुद्री ताप और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, जैसे कि दोस्तों तूफान उत्पन्न होती है, उसे स्पेनिश में एल नीलो कहा जाता है। ठीक, एल नीलो किसका शब्द है, तो स्पेनिश शब्द है। और इस एल नीलो शब्द का मतलब ये होता है कि समुद्री ताप और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसे हम एल नीलो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया सुविकसित सिंचाई प्रणाली, बी दिया कृषि खास की उपलब्धता, सी दिया सरकारी कृषि नीति और डी दिया है उच्च उपज किस्म वाले बीजों की उपलब्धता। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया हुआ है सुविकसित सिंचाई प्रणाली यही सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे कारण ये है कि उसे सुविकसित सिंचाई प्रणाली मिल रही है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। और दूसरी बात, जो कोई भी किसान एक भूमि पर एक साल में एक से अधिक फसलें उगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सुविकसित फसल प्रणाली कहते हैं, सुविकसित फसल प्रणाली। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो उसका कारण यह है कि उसे सुविकसित सिंचाई प्रणाली मिल रही है, जो कि ऑप्शन ए यही है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। ठीक, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। ठीक, देखिए ऑप्शन ए में दिया 25 वर्ष, बी में दिया हुआ 30 वर्ष और सी में दिया हुआ 35 वर्ष। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है यही सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए दोस्तों वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना, 35 वर्ष होनी चाहिए। वही राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए यहाँ पे 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सांसद या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और वही दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य या प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक,
आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु ऑप्शन सी में दिया 35 वर्ष, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि के सिवन अध्यक्ष थे, के सिवन अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है DRDO के, बी में दिया हुआ है इसरो के, सी में दिया है सेबी के और डी में दिया हुआ है RBI के। तो देखिए जो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे के सिवन है, ये 2018 से लेकर 2022 तक ये इसरो के अध्यक्ष थे। कौन? के सिवन अध्यक्ष थे, किसके? इसरो के अध्यक्ष थे 2018 से लेकर 2022 तक। लेकिन 2022 से अब तक इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ जो है कि वो इसरो के प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक, और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन बी जो है दोस्तों यही सही हो जाएगा। के सिवन जो थे वो इसरो के अध्यक्ष थे, कब तक? 2018 से 2022 तक। लेकिन 2022 से अब तक जो दोस्तों इसरो के अध्यक्ष है वो कौन है? एस सोमनाथ है। कौन? एस सोमनाथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ निर्मला सीतारमण, बी दिया हुआ प्रतिभा पाटिल, सी दिया हुआ सुषमा स्वराज और यहाँ पे डी दिया हुआ सरोजनी नायडू। तो दोस्तों भारत की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? तो ऑप्शन बी में दिया प्रतिभा पाटिल, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी। और भारत की वर्तमान में जो महिला राष्ट्रपति हैं या वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में भारत की राष्ट्रपति हैं, वो भी महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? ठीक, कौन सा नदी? तो राजेंद्र सेतु जो है वो किस नदी पर स्थित है? ए में दिया हुआ है गंगा नदी, बी में दिया हुआ बागमती, सी में दिया हुआ कोसी और यहाँ पे डी दिया हुआ महानंदा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो राजेंद्र सेतु है वो गंगा नदी पर स्थित है। कौन से नदी पर? गंगा नदी पर। और ये जो राजेंद्र सेतु है ये कहाँ पे है? तो बिहार में है, और बिहार के गंगा नदी पर स्थित है। कौन? राजेंद्र सेतु। और इस राजेंद्र सेतु में ट्रेन और बस और वाहनों मतलब कि पैदल चलने के भी रास्ता है। ठीक, तो इस ब्रिज पर दो रास्ते, एक ट्रेन चल भी जा सकती है और बस वाहन और पैदल भी जाया जा सकता है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में, और बिहार के गंगा में स्थित है। कौन सा? राजेंद्र सेतु। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन को देखेंगे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेमी तथा 8 सेमी है तो इसकी भुजा बराबर है। ठीक, देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक सम चतुर्भुज मतलब कि चारों भुजाएं दो इसके हैं वो क्या है? बराबर है। सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेमी तथा 8 सेमी, मतलब ये वाला एक विकर्ण है जो कितना है? ये 6 है, और ये वाला जो एक है वो 8 है। तो मतलब ये एक 6 है तो एक इसका ये आधा 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तभी तो ये वाला विकर्ण जो है कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी प्रकार जब 8 है तो 4 इसका हो जाएगा और 4 इसका हो जाएगा, तो 4 ये और 4 ये हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? तो इसकी भुजा बराबर है, मतलब इसकी भुजा यही ज्ञात करना है हमको। ये वाला भुजा हमको ज्ञात करना है, ये वाला हमको भुजा ज्ञात करना है। ये ज्ञात कर लेंगे तो ये जो है दोस्तों इसके बराबर है और ये जो है ये इसको बराबर है। मतलब ये जितने चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है। तो मतलब हमको एक भुजा निकाल लेंगे तो हमको भुजा की मान पता चल जाएगा। इसको कैसे निकालना है? देखिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए इसको मान लेंगे हम कर्ण मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कर्ण। इसको ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी मान लेते हैं। तो ए बी हमको निकालना है, तो ए बी बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए और सी हो जाएगा। ए सी कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे सी बी जो है दोस्तों ये क्या है? 4, तो इस पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 9 हो जाएगा, और फिर प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे जो 4 है 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 16 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? अंडर रूट 25 हो जाएगा। अब 25 जब अंडर रूट में और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 25 को तो ये हो जाएगा 5 जो है दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए बी जो है दोस्तों कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखेंगे 5 सेंटीमीटर किस में? देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, जो कि
यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जितने भी चारों भुजाएं हैं वो सभी कितने कितने हैं, तो 5-5 सेंटीमीटर के हैं। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं, रेखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ त्वरण, बी में दिया हुआ बलाघूर्ण, और सी में दिया हुआ बल, और डी में दिया हुआ जड़त्व आघूर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन है, रेखिक संवेग के जो बदलने की दर को हम कहते हैं बल, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो दोस्तों आयत क्या होता है, यही हो गया जो ये आयत, इसको हम आयत कहते हैं। आयत में होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। ये जितना बराबर होगा दोस्तों उतना बराबर ये होगा, और ये जो जितना बराबर होगा उतना ही बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा लंबाई और ये हो जाएगा चौड़ाई। ठीक, तो दोस्तों हमको आयत का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए मतलब एरिया बराबर होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई को हम कहते हैं विड्थ, तो L इंटू बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर देखेंगे, देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है L इंटू बी, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और गुणे चौड़ाई कर देंगे तो हमको उसका आयत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा युक्ति है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, विद्युत इस्त्री, जो घरों में हम कपड़े प्रेस करने के लिए विद्युत इस्त्री का प्रयोग करते हैं, उसको कह रहा है कि ऑप्शन ए में दिया है विद्युत इस्त्री। तो ये जो क्या है, विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत इस्त्री होती है जो हम घरों में प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, वो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लेकिन हमको यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है, तो हमारा ऑप्शन ये जो होगा ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। बी में दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या करता है, ये भी उष्मीय ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जो कि यही ऑप्शन हमको गलत होगा, यह भी गलत होगा क्योंकि हमको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। और यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है विद्युत गीजर, विद्युत गीजर क्या करता है, यह भी उष्मीय विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर जो दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो डी है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी जो है यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन, ऑप्शन डी में दिया है विद्युत ऊर्जा, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में दिया स्वयं सिद्ध, अगर आप किसी चीज़ को स्वयं सिद्ध कर देते हैं तो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, जो कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। बी में दिया है प्रमेय, देखिए दोस्तों जो प्रमेय होता है उसको सिद्ध किया जाता है, उसको सिद्ध करने की जरूरतें होती हैं, तो ऑप्शन बी जो है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी जो होगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसको हमको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। देखिए कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्यशील पूंजी, बी दिया हुआ है स्थिर पूंजी, डी सी दिया है मानव पूंजी, और यहाँ पे डी दिया ए व बी दोनों। तो देखिए जो दोस्तों कच्चा माल वो हाथ में मुद्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो कार्यशील पूंजी होती है उससे हम केवल एक ही बार उत्पाद कर सकते हैं, उत्पाद कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकते हैं, इसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, जो कच्चा माल होते हैं या उसमें हाथ में मुद्रा लिए होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, प्रतिदिन किस दिन मनाया जाता है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो ऑप्शन ए में दिया 10 अक्टूबर, बी में दिया हुआ 1 अगस्त, सी में दिया हुआ 8 सितंबर। तो दोस्तों 8 सितंबर को ही हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। किस दिन, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब कि उसका जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई है। ठीक, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसका मतलब होता है जाति की उत्पत्ति, जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन ए में दिया चार्ल्स डार्विन द्वारा,
बी दिया हुआ है लैमार्क द्वारा, सी दिया हुआ है कैरोलस नीलियस द्वारा, और यहाँ पे डी दिया रॉबर्ट विटैकर द्वारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने ही द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक हैं। कौन? चार्ल्स डार्विन, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17वां क्वेश्चन कह रहा है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। ठीक, देखिए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे? तो वो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जिसका पहले नाम मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था, जिसे बाद में बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया है। ये कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसका पहले नाम मोटेरा था, उसका नया नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। और इस स्टेडियम में दर्शकों की बैठने की क्षमता लगभग 1,25,000 लोगों को बैठने की यहाँ पे सुविधा है इस स्टेडियम में। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं कहलाती है। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं। तो इधर जो होगा दोस्तों ये पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। जिसका कहने का मतलब होता है उत्तरी, मतलब यहाँ ईस्ट साइड, और उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म, मतलब कि ईस्ट साइड में चलने वाली गर्म हवाओं को भारत में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया चिकून कहा जाता है, बी दिया फोहन, सी दिया ब्लिजार्ड, और यहाँ पे डी दिया लू। तो उत्तर भारत में क्या है? उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी जो है यही सही हो जाएगा। और अंटार्कटिक क्षेत्रों में चलने वाली जो शीतल हवाएं होती हैं, अंटार्कटिक क्षेत्रों में जो चलने वाली शीतल हवाएं होती हैं उसको हम ब्लिजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिजार्ड। ये ब्लिजार्ड हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी है यही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? भूमि, बी में दिया है श्रम, और यहाँ पर सी में दिया है पूंजी, और डी में दिया है ज्ञान। तो देखिए भारत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो उत्पादन का साधन है वो क्या है? श्रम, मजदूर। भारत क्या उत्पादन करता है? मजदूर उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन करता है भारत? तो मजदूर उत्पादन करता है। और हाल ही में भारत जो है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। कौन? भारत। और भारत सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन करता है? तो मजदूर, श्रम उत्पादन करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नि का विशेषण शब्द है। अग्नि का विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए में दिया आग्नेय, बी में दिया अग्निकार, सी में दिया अग्निकृत, और डी में दिया अग्निवेश। तो देखिए यहाँ पे जो अग्नि का विशेषण है कौन सा है? आग्नेय है। क्या है? आग्नेय है, जो कि ऑप्शन ए जो होगा यही सही हो जाएगा। क्योंकि जो ये अग्नि है, ये आग्नेय जो है ये अग्नि की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? अग्नि की विशेषता बता रहा है। अब हम विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता जब बताती है, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसे हम विशेषण कहते हैं। और हमसे यहाँ पे अग्नि का विशेषण क्या है? आग्नेय है। क्यों? क्योंकि जो ये आग्नेय है ये अग्नि, आग की विशेषता बता रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। देश की जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो कौन थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एस धामी, बी में दिया हुआ है विजय लक्ष्मी रामनन, और सी में दिया है VS रमा देवी, और डी में दिया हुआ है मीरा कुमार। कौन दिया है? मीरा कुमार। तो देखिए भारत की जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो कौन थी? वो थी VS रमा देवी। कौन? VS रमा देवी। और प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में देश का जो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? तो वो है राजीव कुमार। कौन से हैं? राजीव कुमार जी जो है वो देश के प्रेजेंट टाइम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। लेकिन देश का जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो कौन थी? VS रमा देवी, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का जो दोस्तों प्रयोग किया गया था वो सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो ऑप्शन ए में दिया है चीन, बी में दिया हुआ है क्यूबा, सी में दिया है रूस, और डी में दिया उत्तर कोरिया। तो दोस्तों
ऑप्शन सी में दिया है रूस, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। रूस में सर्वप्रथम साम्यवाद का प्रयोग किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन मार्क दे, हमको यहीं पे ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएगी। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर दे दे कोई मान और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर देकर क्वेश्चन मार्क पूछे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर जो है दोस्तों, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 2 का भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर जो है ये दोस्तों किस पर लगेगा, 1a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लगेगा। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब वन अपान एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर ए और बी, ए के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, और बी के स्थान पर वन अपान एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे वन अपान एक्स। ठीक, अब देखिए इस एक्स से इस एक्स को काट देंगे, मतलब कट जाएगा। अब बराबर यहाँ पे दोस्तों 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब हमको कितना प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर दोस्तों इधर ये 4 है, ये है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, इस प्लस जो 2 है दोस्तों, इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा और इस 4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान ही पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे किसमें 2 है, तो ए में 2 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसको क्वेश्चन को क्या करना है कि इस क्वेश्चन क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लगा देंगे, इसके दोनों तरफ इस इधर भी और इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में ड्यूमा क्या था। रूस में ड्यूमा क्या था, तो ऑप्शन ए में दिया संसद, बी में दिया चर्च, सी में दिया शाही महल और डी में दिया खेल का मैदान। तो दोस्तों जो ये ड्यूमा था, ये रूस में क्या था, संसद था। जो हमारे देश में संसद होता है उसको रूस में क्या कहा जाता है, तो ड्यूमा कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही दोस्तों अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस, और भारत में सांसद को सांसद ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, क्या कहा था, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है निर्धन से निर्धन के समान हो, बी में दिया शहंशाह के समान हो, योगी के समान हो और सामान्य व्यक्ति के समान हो। देखिए दोस्तों ये कौन थे, ये टॉलस्टॉय कौन थे, तो जो ये टॉलस्टॉय जो है ये रूस के एक बहुत बड़े लेखक है, जो कि अब तक के सबसे महान लेखकों में से एक है। उन्होंने अपने समाधि के समय विषय में कहा था कि निर्धन से निर्धन के समान हो, जो कि ऑप्शन ए जो है यही सही हो जाएगा। ये रूस के बहुत बड़े लेखक थे, जो कि अब तक के सबसे महान लेखकों में से एक है। उसने अपने समाधि के समय विषय में कहा था कि निर्धन से निर्धन के समान हो, जो कि ऑप्शन ए जो होगा ये सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जितने भी हम 25 क्वेश्चन बताए हैं, ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसीलिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।